इस फंड के जो पोर्टफोलियो को हम लोग देख रहे हैं तो इसमें बैंक्स और फाइनेंशियल्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट है आपका, करीब 14% के आसपास का, और फार्मास्यूटिकल में लगभग 5% का। तो ये एक बहुत ही आउट परफॉर्मर है और एक अंडर परफॉर्मर, तो बैलेंस कर दिया क्या आपने? ये जो है ना, ये एलोकेशन ये फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बैंकिंग का बता देता हूँ। देखिए, हाँ, बैंकिंग में क्या है कि पिछले कुछ सालों में एनपीए साइकिल था, जिसकी वजह से बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी कम आ रही थी। अब वो बैंक क्लीन हो चुके हैं, तो उसकी वजह से एक तो स्टार्टिंग बैलेंस शीट अच्छी है, दूसरी ये हुई है कि बैंकों का चढ़ती हुई ब्याज की दरों में बैंकों का पैसा ज्यादा बनता है। क्योंकि देखिए, आप लोन लेने जाएंगे आज की तारीख में तो आपका होम लोन नया वाला आपको 8.5 8.5 पे मिलेगा, तो आपकी रेटें ऑलरेडी बढ़ चुकी है वहां पर। लेकिन आपका जो पुराना डिपॉजिट है उस पर बैंक ज्यादा पैसा नहीं देगा, वो जब मैच्योर होगा तभी उसकी रेट बढ़ेगी। तो इसके लिए बैंक्स का जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हम बोलते हैं वो एक्सपैंड हो जाता है बढ़ते हुई ब्याज की दर की सिचुएशन में। और उसके अलावा अभी सिचुएशन ये है कि जहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ जो है बैंकों की, वो करीब करीब 18% पर है, जो कि पिछले 8 से 10 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। तो बिजनेस अच्छा है, बैलेंस शीट क्लीन है, मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर एक बड़ा हमारा ओवरवेट है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर में क्या हुआ है कि पिछले कुछ 2-3 सालों के अंदर में सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए हैं, और कुछ इश्यूज जो थे कंपनी स्पेसिफिक जेनेरिक ड्रग्स को लेकिन लेकर सुरेश या जी, अगर अगर हम लोग ये मान के चलें, हम लोग की चर्चा में भी आया कि इंटरेस्ट रेट अब बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, हो सकता है कि एक बार और 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दें तो मार्च के आसपास पीक कर जाएगा, तब फिर जो निम का फायदा हम लोग ले रहे हैं वो नहीं मिलेगा। नहीं, निम का फायदा तो आपको जो अभी जो एक्सपैंड हुआ है हाँ। उतना ज्यादा एक्सपांशन नहीं रहेगा, लेकिन जो आपकी इंटरेस्ट रेट रीप्राइस हो चुकी है वो तो कम नहीं होगी। तो अगर आपका होम लोन 8.25 पर चल रहा है तो हो सकता है 8.5 पे हो जाए, पर ये नहीं होगा कि वापस से 675 या 6.5 हो जाएगा। तो बैंक्स का बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है, और जो मार्जिन एक्सपांशन हो चुका है वो हो सकता है थोड़ा सा मॉडरेट हो जाए, लेकिन मार्जिन अच्छे रहेंगे क्योंकि डिमांड अच्छी है। अच्छा, फार्मा में आपने जो निवेश किया है वो एक्चुअली तो फार्मा बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें हाँ कुछ जी। जेनरिक वाले हैं, कुछ ब्रांडेड हैं, कुछ प्लेटफॉर्म सर्विसेज देते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनी बहुत तगड़े करेक्शन देख चुकी हैं। तो किस तरीके के आप इसमें चुनते हैं स्टॉक, और इस पर आपका आउटलुक क्या है? ये यूएस एफडीए वाले भी आजकल बहुत चक्कर लगा रहे हैं इंडिया के। नहीं नहीं, ये रिस्क हमेशा रहती है फार्मा के अंदर में, बट आपको उसको एक फैक्टर इन करना पड़ता है कि हैज द मार्केट फैक्टर्ड इट इन और हैज इट ओवर रिएक्टेड। बहुत बार क्या होता है कि एक नेगेटिव हेडलाइन पे रिएक्शन बहुत ज्यादा आ जाती है, और अगर कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली ठीक है तो आप उसमें उस लेवल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि भाई स्टॉक ने बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट कर दिया है। तो सेक्टर के अंदर में कुछ नेगेटिव रिएक्शंस हुई हैं, और उसके अलावा क्या हुआ है कि बीच में कुछ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिलेटेड इश्यूज थे, वो सॉर्ट आउट हुए हैं, और वैल्यूएशंस अच्छा है। तो इसलिए हम लोग ओवरऑल फार्मा सेक्टर पर पॉजिटिव है, और हमने दोनों एरिया में इन्वेस्टमेंट किया है, जेनेरिक्स में भी किया है और डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में भी किया है। कच्चे तेल पर सर आपका क्या व्यू है? क्या लगता है आपको कि ये 60 65 70 की रेंज में रहेगा, या ये 100 को टच कर सकता है दोबारा ये से? इक्विटी एक्सपोजर की बात कर रहे हैं आप? मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, क्रूड ऑयल हम लोग एक्टिवली इसे ट्रैक नहीं करते हैं, हम लोग कमोडिटी एक्सपर्ट्स नहीं हैं। हमारा ये मानना है कि क्रूड के केस में भी वी आर पास्ट द पीक प्राइसेस ऑफ क्रूड, बिकॉज जब फियर मैक्सिमम था साल के शुरुआत में जब वॉर छिड़ी थी, तो उसके बाद से अभी तक नॉर्मलाइजेशन हो चुका है काफी हद तक, और जो क्रूड की प्राइसेस है मेरे ख्याल से पीक हम लोग पहले से देख चुके हैं। अब वी विल नॉट गो बैक टू 100-110, बट ये $10-15 ऊपर बढ़ेगा या नीचे बढ़ेगा ये हमें कहना मुश्किल है। ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आपने लिए हैं, ये नेचर ऑफ कंपनीज क्या है? इसमें क्या आउटलुक देख के आपने लिया? ये तो बहुत ही मतलब मुश्किल सा सेक्टर है एक। सॉरी, आप रिपीट करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट? पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले जो कंपनीज हैं। नहीं, इसमें मुश्किल जैसा कुछ नहीं है। दीज आर वेरी रेडी सेट कंपनीज, तो इसमें वेल स्टेब्लिश्ड कंपनीज के अंदर हमने इन्वेस्ट किया है, तो उसमें ऐसा कुछ आउटलुक वाइज हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। सो दीज आर बेसिकली कंपनीज विच आर
which have a margin based on their overall refining margin. तो रिफाइनिंग मार्जिन काफी ठीक ठाक है, तो ये तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। ओके अच्छा, एक सेक्टर और है जो बहुत ही दिलचस्पी सबकी है, आईटी में। भारत के आईटी सेक्टर में पहले तो बहुत अंडर परफॉर्म किया, फिर थोड़ा सा चलता है, फिर थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन वो स्टेबल है इस समय। और दुनिया में तो बहुत ही बुरी हालत है, नैस्डैक वाले तो सब बहुत 30-40% और ज़्यादा 50-60% तक करेक्टेड है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अभी जब HCL टेक ने अपनी एक गाइडेंस को बोला कि हम लोअर साइड में जाएंगे, फिर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की भी एक ये चिंता है कि हो सकता है कि चूँकि इनका काम धंधा ज़्यादातर वहीं से आता है, US से और अमेरिका, UK से, यूरोप से, तो अगर वहाँ पे कोई डर हुआ रिसेशन का या वहाँ की कंपनीज के पास ही कम काम हुआ तो हमको भी नहीं मिलेगा। तो आईटी पे आपका आउटलुक क्या है, और अगर आप इस पे बुलिश हैं तो वो क्यों बुलिश हैं? क्योंकि कंपनियां खुद ही कह रही हैं कि थोड़ा सा मुश्किल टाइम है। देखिए, आईटी एक ऐसा सेक्टर जहां पर कि हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एज अ कंट्री। दिस इज अ सेक्टर जहां पे कि हम लोग क्लियर लीडर्स हैं। हम लोगों ने एज अ बीपीओ करके शुरू किया था काम काफी साल पहले, लेकिन वहां से वी आर नाउ लीडिंग इन दी टेक्नोलॉजी एरिया एंड इंडिया इज इंडिस्पेंसिबल। तो पहली चीज तो ये है कि ये एक इंडस्ट्री है जहां पे कि हमारी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रही है, हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और ये एक सेक्युलर सेक्टर है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की। इसमें ये हुआ था कि जरूर कि पोस्ट कोविड आईटी वैल्यूएशंस पिछले 1.5 साल के अंदर में काफी ऊपर चले गए थे, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में करेक्शन हुआ है। हमें लगता है कि जिस फील्ड में कंपनीज हैं हमारी, 2 इश्यूज आए थे हमें। एक तो कि एम्प्लॉय वेज काफी फास्ट बढ़ी, क्योंकि जब एकदम फास्ट एक्सेलरेटेड हायरिंग हुई तो वेज कॉस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा आया, लेकिन उसकी वी आर बिहाइंड दैट, और वो पीछे रह गया है। अभी वेज कॉस्ट जो है उतनी इंक्रीज नहीं हो रही है सेक्टर के अंदर में। और दूसरा ये था कि उस टाइम पे इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म काफी बढ़ गई थी, नेस्टेक भी काफी ऊपर के लेवल पे था, तो इसलिए आईटी सेक्टर भी थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया। दोनों चीज करेक्ट हो चुकी है काफी हद तक। सेक्टर के वैल्यूएशंस थोड़े रिजनेबल हो गए हैं, और जो एम्प्लॉय वेज कॉस्ट के प्रेशर थे वो भी कम हो चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन है सेक्टर के अंदर, मैं ये मानूंगा इस वक्त। और कंपनीज की कमेंट्री जो है अभी भी पूरी मॉडरेट नहीं हुई है, और जो थोड़ा सा जो मार्केट के अंदर में स्लो डाउन है ग्लोबल को, वो पूरी तरह से फैक्टर नहीं कर रही है। पर ये सेक्टर ऐसा है जहां पर कि हम स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, और अभी हम मार्जिनली अंडरवेट है, लेकिन हम उस अंडरवेट पोजीशन को कम कर रहे हैं, और शायद अगले कुछ महीनों में हम ओवरवेट की तरफ जाएं। ओके सुरेश जी, एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग अब उस वर्ष पे खड़े हैं जहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे थर्ड क्वार्टर के, और हर बार लोग कोई न कोई थीम ट्रैक करते हैं, तो आपकी नज़र कहाँ रहेगी? कोई ऐसा सेक्टर आप देख रहे हैं जहाँ के नतीजों के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में उसको शामिल करना चाहें? देखिए, ओवरऑल जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे अभी तक इस साल, ओवरऑल मिक्स्ड बैग रहे हैं। आई थिंक बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, और कुछ जो इंडस्ट्रीज है जहां पर की इनपुट कॉस्ट प्रेशर आए हैं, जहां पे कमोडिटी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है, वहां पर हमने थोड़े से वीक रिजल्ट देखे थे पिछले 2 क्वार्टर में। इस क्वार्टर में हमें लगता है कि ओवरऑल कंज्यूमर कंपनीज या कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज है, उनके रिजल्ट भी थोड़े इंप्रूव होने चाहिए, क्योंकि एक डिमांड एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी रही है। हम लोगों ने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट दिवाली देखी है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैरिज सीजन देखा है काफी टाइम के बाद में। तो हमें ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट अच्छी दिखी, और कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्टनिंग होने से ये जो कंज्यूमर और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स हैं, उनके रिजल्ट भी हमें लगता है थोड़े बेटर आएंगे। सो ओवरऑल अगले 3 साल के हिसाब से हमारा ये मानना है कि करीब 15% के आसपास हमें अर्निंग ग्रोथ दिखेगी निफ्टी में, which is a reasonably good number to have, and markets are reasonably well placed. ओके तो काफ़ी दिलचस्प बातचीत रही, और मुलाकात की हमने सुरेश सोनी जी से, जो बड़ौदा BNP पार्ibas म्यूचुअल फंड के CEO हैं, और बहुत सारे विषयों पे, पोर्टफोलियो पे हमने चर्चा की। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इक्विटी बेस्ट है, यही सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा, और आप इस फंड के बारे में पढ़िए, सोचिए, और आप चाहें तो इसमें निवेश भी कर सकते हैं। सुरेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और हमारे दर्शकों और आपके निवेशकों को अच्छे से ये समझाने के लिए कि म्यूचुअल फंड है तो सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।